नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। हाजिर हैं कचहरी लेकर। कचहरी जहां मुद्दे निष्पक्ष होंगे और मकसद होगा सिर्फ सच को आपके सामने लाना। आज जीत और हार की इन्हीं कड़ियों के बीच हम बेनकाब करेंगे हर वो सच जिसे आपसे छिपाया गया। कचहरी में आज के केस सबसे पहले आपके सामने रखूंगी। लखनऊ से दुखद खबर, अखिलेश यादव के भाई बिजनेस में नाकामी के बाद क्या जिंदगी की जंग हार गए? क्या बिजनेस का फेल होना इतना जानलेवा हो सकता है? सुपरस्टार विजय कैसे बन गए सुपर नेता जो कल तक 10 विधायकों के लिए जूझ रहे थे, आज 144 के बहुमत के साथ खड़े हैं। तो इस जादुई आंकड़े का पूरा सच आपके सामने रखूंगी। कोचिंग माफिया की बात भी होगी। पेपर लीक के दलालों का भंडाफोड़ करेंगे, जिन्हें आप लाखों की फीस देते हैं। वो चंद रुपयों के लिए कैसे आपके बच्चों के सपनों का सौदा कर रहे हैं, इसकी डिटेल आपके पास होगी। इसके अलावा एनडीटीवी के पास है वो एक्सक्लूसिव सैटेलाइट तस्वीरें जो पाकिस्तान की नई साजिश का पर्दाफाश करेंगी। तो आज इन सभी खबरों पर होगी हमारी नजर। लेकिन आज शुरुआत में बात होगी उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश से आज सवेरे मौत की, निधन की एक ऐसी खबर सामने आई जिसने आज यूपी समेत पूरे देश को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि मुलायम सिंह यादव का दूसरा परिवार और उस परिवार के महत्वपूर्ण सदस्य प्रतीक यादव आखिर किससे हार गए? अचानक मौत कैसे हुई? इस मौत के पीछे कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी सुलझ नहीं पाए हैं। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आई तो शरीर पर नई पुरानी चोट के निशान भी मिले। लेकिन कहानी आज वो नहीं है जो आप सब जगह देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कहानी पर्दे के पीछे कुछ और है। कहानी ये है कि चकाचौंध के पीछे गुमनामी का वो अंधेरा क्या यादव परिवार के इस चिराग को ले डूबा। रामायण और महाभारत, ये दोनों ही ग्रंथ हर कहानी, किरदार, परिवार, समाज और राजनीति की दशा और दिशा तय करते आए हैं। चाहे पिता पुत्र की कहानी हो, सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन हो, विरासत का असली हकदार कौन, भाई भाई आपस में क्यों लड़ गए और इन सब के बीच धर्म का पालन किसने किया। शास्त्रों में जाएंगे तो राम कौन, कृष्ण कौन, पांडव कौन, कौरव कौन, इस पर हम ज्यादा चले जाते हैं। इसलिए कचहरी में मैं आपका ध्यान परिस्थिति पर ले जाऊंगी जो इन किरदारों को गढ़ती है और समाज फिर देश काल परिस्थिति के हिसाब से बदलने वाली अपनी नैतिकता के आधार पर उन्हें जज करता है। तो एनडीटीवी की कचहरी में जज आप हैं। केस यूपी की राजनीति के रसूखदार यादव परिवार के सदस्य प्रतीक यादव की मौत का है। और सवाल यह है कि क्या किसी बड़े राजनीतिक परिवार में सामान्य जीवन जी पाना संभव है? क्या चकाचौंध के पीछे अंधेरे में एक जीवन गुम हो गया, या फिर पर्दे के पीछे कहानी कुछ और है? वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। प्रतीक की मौत सिर्फ एक व्यक्ति का जाना नहीं है, बल्कि मुलायम सिंह यादव की उस दूसरी विरासत का अंत है जो हमेशा विवादों, कयासों और खामोशियों के घेरे में रही। प्रतीक यादव की मौत को एक आम मौत की तरह नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ये उस चमक धमक वाली दुनिया के पीछे छिपे एकांत का भी अंत है। मुलायम सिंह यादव ने जिस दौर में प्रतीक को अपना नाम और पहचान दी, तब लगा था कि एक और शक्ति केंद्र उभर रहा है। जब तक मां साधना गुप्ता जीवित थी और नेताजी सक्रिय थे, प्रतीक का रसूख दिखता था। याद कीजिए वो तस्वीरें जब सैफई के मंचों पर प्रतीक नजर आते थे, या लखनऊ की सड़कों पर अपनी पसंदीदा लैम्बोर्गिनी में पिता के साथ दिखते थे। लेकिन समय का पहिया घूमा। समाजवाद की मुख्य धारा में प्रतीक कभी फिट नहीं हो पाए। वो अपनी ही पार्टी और परिवार में एक आउटसाइडर की तरह रह गए। जहां अखिलेश यादव स्वाभाविक उत्तराधिकारी बनकर उभरे, डिंपल यादव राजनीति के केंद्र में आई, धर्मेंद्र यादव और अक्षय यादव ने संगठन संभाला, वहीं प्रतीक ने एक अलग दुनिया चुनी। उन्होंने राजनीति नहीं चुनी, भाषण नहीं दिए, विरासत पर दावा नहीं ठोका, बल्कि उन्होंने फिटनेस, बिजनेस और प्राइवेसी की एक अलग दुनिया बनाई। लखनऊ में एक किस्सा और मशहूर है। एक बार एक पत्रकार ने उनसे पूछा था कि आप चुनाव लड़ेंगे? तो प्रतीक ने हंसकर कहा था, मेरी बॉडी और मेरा बिजनेस ही मेरी राजनीति है। लेकिन क्या ये चुनाव न लड़ना उनकी चॉइस थी, या फिर परिवार की वो लक्ष्मण रेखा जिसे पार करने की इजाजत उन्हें कभी मिली नहीं?
ये सवाल आज उनकी मौत के बाद और बड़ा हो गया, क्योंकि देश में बहुत से लोगों को तो प्रतीक के बारे में आज उनकी मौत के बाद पता चला। मौत के बाद कई बयान आए, डिप्रेशन में थे, दवाएं खा रहे थे, बीमार थे, पत्नी के साथ अनबन थी, मोटापा कम करने के लिए सर्जरी कराई थी, सोशल मीडिया पर अवसाद और तलाक की बातें लिख चुके थे, बिजनेस में लॉसेस की बातें थी। और इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो नई पुरानी चोट के निशान भी शरीर पर मिले। ये सब बयान मौत के बाद आज छाए रहे। इतने बड़े परिवार का सदस्य और मौत के बाद सिविल हॉस्पिटल क्यों ले जाया गया, ये सवाल लगातार पूछा जाता रहा। लेकिन सवाल फिर वही, क्या किसी बड़े राजनीतिक परिवार में सामान्य जीवन जी पाना संभव होता है? क्या वो जीवन प्रतीक को मिल पाया? पति पत्नी के संबंध परिवार और राजनीति में उलझे, या राजनीति में संबंधों को रचा गढ़ा, ये चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन फिर पत्नी की राजनीतिक यात्रा और महत्वाकांक्षाओं तक को आज मौत के कारणों के बीच टटोला गया। चर्चाएं यही नहीं थमी। डिंपल यादव और अपर्णा यादव की तुलना तक हुई कि कौन सी बहू या पत्नी परिवार के सम्मान और जिम्मेदारी पर कितने नंबर फिट बैठी। सोशल मीडिया आज इन चर्चाओं में उलझा रहा। किसी ने बताया कि कैसे अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव बड़ी बहू के तौर पर परिवार की ढाल बनी और समाजवाद की मुख्य धारा में फिट हो गई। वहीं प्रतीक की पत्नी अपर्णा यादव की महत्वाकांक्षाओं ने परिवार में दरार को चौड़ा किया। किसी ने माना कि अपर्णा का बीजेपी में जाना सिर्फ एक पार्टी बदलना नहीं था, बल्कि उस घुटन का विस्फोट था जो प्रतीक और उनके परिवार ने सालों तक महसूस की। सोशल मीडिया और सामाजिक चर्चाएं कब इतनी बेरहम नहीं हुई कि किसी के चले जाने के बाद भी उसकी पूरी कुंडली ना खोल दी जाए। इसीलिए डिंपल की शालीनता और अपर्णा की बगावत के नंबर जोड़े और घटाए जाते रहे। लेकिन सच तो यही है कि प्रतीक यादव अपना एक संसार अपने परिवार के बीच रच बैठे थे। लेकिन परिवार के इर्द गिर्द जो संसार और चमक धमक, पावर और प्रभाव था, उसमें अपना अस्तित्व बनाकर टिके रहना, डटे रहना, बने रहना, ये आसान नहीं था। और फिर अवसाद हो या गुमनामी की जिंदगी, उसने एक दिन आखिरकार घुटने टेक ही दिए। पहले मेरी मुलाकात हुई थी लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। प्रतीक के जाने के बाद अब सबकी नजरें अखिलेश यादव पर हैं। अखिलेश ने प्रतीक की मौत पर कहा 2 महीने पहले मिला था, सेहत का ख्याल रखने को कहा था। ये एक लाइन उस कम्युनिकेशन गैप को बयां करती है जो व्हाट्सएप के 1 सेकंड में एक मैसेज के सेंड हो जाने के बावजूद भी रह गया। यानी संबंध वैसे थे ही नहीं। प्रतीक यादव की मौत शौक के साथ आई, इसीलिए आज सभी बड़ी हस्तियां दुख की इस घड़ी में यादव परिवार के घर पहुंची। मौत के पीछे छूटे सवाल क्या रूप लेते हैं, ये जांच में पता चलेगा। लेकिन 2027 के चुनाव से पहले क्या ये मौत सियासी टकराव का नया अध्याय खोलेगी? आज सवाल इस पर भी है, क्योंकि प्रतीक यादव के पीछे जो उनका परिवार रह गया है, वो मुलायम सिंह यादव के दूसरे परिवार का हिस्सा है। और दूसरे परिवार का चेहरा इस वक्त अपर्णा यादव है, जो अब बीजेपी में है। प्रतीक यादव की मौत के बाद आज लखनऊ में बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंची। घर के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता खड़े थे और घर के भीतर बीजेपी की कार्यकर्ता। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव की मौत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपर्णा यादव के घर पहुंचे उनसे प्रतीक यादव के पार्थिव शरीर का दर्शन करने के लिए। मैं जहां खड़ा हूं, ये वो जगह है, पार्थिव शरीर है। वो जब घर पहुंचा उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचे हैं। अगर बात करें अंतिम दर्शन करने वाले प्रमुख नामों की, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सुबह केजेएमयू के मोर्चरी गए थे। वहाँ पर भी उन्होंने जाकर के अपने भाई प्रतीक यादव का दर्शन किया था। उसके बाद वो अंतिम दर्शन करने यहाँ पे घर पे भी आए थे। डिंपल यादव जो अखिलेश यादव की पत्नी हैं, इसके अलावा यादव परिवार के शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, ये तमाम सदस्य थे। योगी सरकार के कई मंत्री। लखनऊ से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया। प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे। मुलायम सिंह ने उन्हें अपना नाम और पहचान दी, लेकिन यादव परिवार में स्वीकृति मिलने में लंबा वक्त लगा। समाजवादी पार्टी और यादव परिवार के बीच इस रिश्ते को लेकर कोल्ड वॉर चलता रहा। सियासत में विरासत कभी ढाल बनती है तो कभी बोझ। प्रतीक के लिए जो बोझ बना, अखिलेश उसी विरासत के स्वाभाविक उत्तराधिकारी। समाजवाद की उस विरासत को अखिलेश यादव 2.0 वर्जन के साथ जमीन पर उतारने की कोशिश तो कर रहे हैं, जिसका उन्हें बीते लोकसभा चुनाव में फायदा भी मिला। लेकिन सवाल यूपी में 2027 के रण का है, इंडिया अलायंस का है और देश के सबसे बड़े सूबे में बीजेपी की हैट्रिक को रोकने का है। अखिलेश अब खुद को यूपी तक सीमित नहीं रखना चाहते। जब वो चेन्नई में स्टालिन से मिलते हैं या कोलकाता में ममता के साथ चाय पीते हैं, तो दरअसल वो सामाजिक न्याय के नेशनल पोस्टर बॉय बनने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस के अस्तित्व के आगे वो अपना वजन अलायंस में और दमदार बनाने की कोशिश में है।
वो जानते हैं कि अगर 2027 में भगवा लहर को रोकना है तो उन्हें अपनी इमेज, सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्डकोर विकास के बीच बैलेंस करनी होगी। इसीलिए यूपीए में आपको पीडीए के साथ साथ अखिलेश केदारनाथ मंदिर, भगवान कृष्ण की प्रतिमा तक बनवाते दिख रहे हैं। अखिलेश के साथ आज धर्मेंद्र यादव और अक्षय यादव की युवा फौज है, लेकिन प्रतीक की मौत और अपर्णा का अलग रास्ता यादव कुनबे की उस कमजोर नस को जाहिर करता है कि जो परिवार ताकत था वही परिवार कमजोरी भी बन गया है। प्रतीक यादव की खामोशी और अखिलेश यादव की विरासत की जंग के बीच आज यूपी की राजनीति में चर्चा का विषय एक तस्वीर और बनी, जो इस वक्त आपको दिखा रही हूं, जिसमें शोकाकुल परिवार से मिलने योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। यह तस्वीर सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक शिष्टाचार भी है और दुख की घड़ी में साथ खड़े होने का सामाजिक संदेश भी। प्रतीक यादव और अखिलेश यादव के दो किरदारों के बाद यूपी की सियासत का तीसरा कोना आज फिर उस सन्यासी का है जिसने पावर पॉलिटिक्स की परिभाषा बदल दी है। कचहरी में मैं अब बीते 10 दिन का लेखा जोखा आपके सामने रख रही हूं, जिसमें पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजे भी आ गए, शपथ ग्रहण भी हो गया, यूपी कैबिनेट का विस्तार भी हो गया और इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल में अपने गांव भी हो आए। सीधे रूप से देखेंगे तो इन घटनाओं का कोई सीधा कनेक्शन आपस में नहीं, लेकिन जब डॉट्स कनेक्ट करके आप राजनीति के बिटवीन द लाइंस पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि योगी आदित्यनाथ 2027 के लिए पहले से ही अनवरत तैयारी के मोड में है। सख्त प्रशासक की छवि के बीच योगी आदित्यनाथ का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें कृष्णावतारम फिल्म का मंचन फिल्म देखकर उनकी आंखों के कोर भीग जाने की बातें लोग कर रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड अपने गांव यमकेश्वर के पंचूर गए तो पहाड़ी जागर परंपराओं की बात कह गए। सालों बाद अपनी मां के पास बैठकर मुस्कुराना, अपने परिवार से मिलना, ये दिखाता है कि योगी का संसार यही है जो सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं है। देखते हुए योगी की आंखें भर आई और उनका ये वीडियो वायरल हो गया। फिल्म देखते हुए योगी की आंखें भर आई और उनका ये वीडियो वायरल हो गया। फिल्म देखते हुए योगी की आंखें भर आई और उनका ये वीडियो वायरल हो गया। फिल्म देखते हुए योगी की आंखें भर आई और उनका ये वीडियो वायरल हो गया। फिल्म देखते हुए योगी की आंखें भर आई और उनका ये वीडियो वायरल हो गया। फिल्म देखते हुए योगी की आंखें भर आई और हालांकि जो बात मैं आपको सुनवाना चाह रही थी, दरअसल उस बात में योगी आदित्यनाथ ने पहाड़ी क्षेत्रों में जो जागर परंपराएं हैं और उन जागर परंपराओं के दौरान देवी देवता जिस जागृत अवस्था में प्रकट होते हैं उन्होंने उसका जिक्र किया और इसका प्रतीकात्मक महत्व ये निकल कर सामने आता है कि योगी आदित्यनाथ जब उत्तराखंड में अपनी जड़ों को याद करते हैं तो उसका संदेश सिर्फ उत्तराखंड और यूपी तक सीमित नहीं बल्कि पूरे देश में जाता है। योगी आदित्यनाथ की इस दौरे की चर्चा राजनीति की दुनिया में यूपी उत्तराखंड के आगामी चुनावों की तैयारियों का कर्टन रेजर है, लेकिन बंगाल चुनाव बीतने के बाद भी चर्चा का विषय है। जब शुभेंदु अधिकारी सार्वजनिक मंच पर योगी आदित्यनाथ के पैर छूते हैं तो ये केवल एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति सम्मान नहीं था, बल्कि बंगाल की धरती पर नाथ संप्रदाय और उस भगवा राजनीति की स्वीकृति थी जिसका नेतृत्व योगी कर रहे हैं। शुभेंदु का झुकना ये दर्शाता है कि अब योगी केवल एक राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि देश भर में हिंदुत्व के सबसे बड़े क्राउड पुलर बन चुके हैं। यूपी की राजनीति में हैट्रिक का सपना देखना एक कठिन चुनौती है, लेकिन योगी ने इसे मुमकिन बनाने के लिए अपनी एक ब्रांड वैल्यू तैयार कर ली है। यूपी के सीएम और गोरक्षपीठ के महंत के साथ साथ ये छवि अब एक ऐसे रणनीतिकार की भी है जो जानते हैं कि कब धर्म को ढाल बनाना है और कब विकास को तलवार और भरोसे को औजार। भरोसा छोटा शब्द है, लेकिन जब टूटता है तो गूंज पीढ़ियों तक सुनाई देती है। आप जिस पर भरोसा करके अपने बच्चे का भविष्य उस हाथ में सौंपते हैं, कभी सोचा है अगर वही पीठ में छुरा घोंप दे तो आप उसे क्या कहेंगे? मैं बात कोचिंग सेंटर्स की कर रही हूँ। चमचमाता शहर कोई भी हो, कोचिंग सेंटर्स के चमकते हुए होर्डिंग्स शहरों की दीवारों की शान बनते हैं। बड़े बड़े विज्ञापनों में छपती वो मुस्कुराती तस्वीरें दरअसल एक छलावा है। आप पसीना बहाकर लोन लेकर फीस भरते हैं और वहां उन क्लासरूम्स में कुछ अमीर संतानें बैठती हैं जिन्हें पढ़ाई से नहीं डील से मतलब है, जो लाखों रुपए की गड्डियां मेज पर फेंकते हैं और सीधे हाथ में क्वेश्चन पेपर ले लेते हैं और फिर मुन्ना भाई बनकर सिस्टम के गाल पर तमाचा जड़ते हैं।
नीट पेपर लीक मामले में जांच की आंच अब उन चेहरों तक पहुंच चुकी है जिन्होंने इसे एक धंधा बना लिया था। मेंटल स्ट्रेस तो है फिर भी कि दोबारा देना पड़ेगा, क्योंकि अभी इस टाइम जो दिया था इसमें काफ़ी टेंशन था, तो दोबारा वही टेंशन देखनी पड़ेगी। ऐसा लग रहा कोई बड़ी मछली है जो जिसको पकड़ना नहीं जाते हैं। आई थिंक वो कोई गवर्नमेंट से या फिर एनटीए से इन्वॉल्व है, जो कि एक बड़े पद पे बैठा हुआ है। एनटीए में जो भी लोग गलत बैठे हुए हैं उनको पहले निकाले। इतना प्रेशर होकर पढ़ते हैं, फैमिली प्रेशर सर, मेंटली प्रेशर। अब लड़कों का दबाव बहुत ज़्यादा आता है कि हाँ हमको पढ़ना चाहिए। एनटीए बार बार लीक करते हैं सर, इसकी वजह से बहुत लड़का का मनोबल डाउन होता है। बच्चे को आपस से तैयारी करनी पड़ेगी, उसके मन में स्ट्रेस होगा, वो कैसे करेगा, उसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा कि अब क्या पेपर बनेगा, क्या लेवल हार्ड बनेगा या फिर और मतलब और डिफिकल्ट बनेगा। 24 में भी लिए थे, उससे इतना बड़ा नहीं, मतलब अभी वापस हुआ तो और स्ट्रिक्टर एक्शंस लेने चाहिए और देखना चाहिए ऐसा क्या गलत हो रहा है कि बार बार हो रहा है। जांच की घुट्टी कब तक? ये बाजार है साहब, और इस बाजार में जो जीता वही सिकंदर। यहाँ आंसू पोंछने का समय किसी के पास नहीं। दर्जन भर से ज्यादा कोचिंग सेंटर अब जांच के घेरे में हैं, लेकिन बेशर्मी देखिए, अखबारों में अब भी डिस्काउंट रेट पर रीटेस्ट की तैयारी के विज्ञापन छप रहे हैं। आपके घाव भरे नहीं, आंसू सूखे नहीं, पर बाजार सज चुका है। ये इनके प्रकारेण बस जीत हासिल करनी है, फिर चाहे वो पेपर लीक से हो, काला बाजारी से हो, या किसी की ईमानदारी का गला घोंटकर। आप अपनी जो सिक्योरिटी है उसको भी तो दुरुस्त रखिए ना। आपका पेपर लीक हो जा रहा है, आप बच्चों से सारी काम कर रहे हैं, बच्चे 2 मिनट लेट हो जाते हैं, आप उसको एंट्री नहीं दे रहे हैं। बच्चे से आप 2 एडमिट कार्ड मांग रहे हैं, आपकी गलती चक्कर में मेरे सेंटर में एक बच्चे का पेपर छूटा है, वो 2 एडमिट कार्ड मांग रहे थे और उसकी वजह उसका पेपर छूटा है, लेकिन एनटीए से गलती हुई, उसका हर्जाना कौन भरेगा? 1 महीने में क्या ही कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कितना रिवाइज कर सकते हैं बच्चे। ये देखना चाहिए एनटीए ने कि 24 में भी ये नेग्लिजेंस हुआ, 26 में भी हुआ। इनकन्वीनियंस बच्चों के साथ बार बार हो रहा है, तो ऐसे ही स्टूडेंट्स भी डीमोटिवेट हो रहे हैं कि कोई ज़्यादा स्ट्रिक्टर एक्शंस नहीं हो रहे कि तो ही बार बार हो रहा है। वैसे एनटीए को इतनी जल्दी ये एक्शन नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि और अच्छे से पता करके और जहाँ वो ऐसा लीक हुआ है वहाँ पे कराना चाहिए था। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। इवन हर साल कुछ ना कुछ एनटीए से कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होते ही, और अगर पेपर कैंसिल नहीं भी होता है तो हर साल ही थोड़े बहुत जो है धांधली के केसेस सामने आ जाते हैं कि पेपर थोड़ा बहुत लीक होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोग प्रिपेयर रहते हैं कि ठीक है हमारा नीट है, हमारा पेपर ख़त्म हो गया, अब हम नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करेंगे। अभी जैसे मैं नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करने वाली थी, बट ये वापस से हो रहा है तो मेरा तैयारी में बहुत चेंजेस आ गए हैं। आधा लड़कों का मनोबल टूटता है सर कि कोई लड़का हार्ड वर्क करता है और उसके सर फिर क्वेश्चन लीक हो जाते हैं। सर वो अपना अच्छी लगाता है कि मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, इतना मेहनत किए हैं, तो सर फिर बाद में सब मनोबल डाउन हो जाता है। 1 साल पूरी मेहनत से पढ़ते हैं, 2 साल पूरी मेहनत से पढ़ते हैं और उस हिसाब से एग्ज़ाम देने जाते हैं और एग्ज़ाम से बाहर निकलते हैं तो सोचते हैं वो हो जाएगा या नहीं होगा और आगे का सोचते हैं, और 10 दिन बाद फिर यही सुनने में आता है कि पेपर लीक हो गया, तो फिर से वही मेंटल प्रेशर, फिर से वही एक्स्ट्रा फी लगेगा। इंडिया का टफेस्ट सेकंड मोस्ट एग्ज़ाम है और इसमें सर जो सिस्टम होना चाहिए वो तो फुली फेयर होना चाहिए, पर सर हम लोग को विश्वास तो दिला देता है सिस्टम कि हाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, पर इतना बड़ा सिस्टम होने के बावजूद भी ये क्वेश्चन लीक हो जाता है। सर पता चलता हो गया, फिर पता चलता नहीं हुआ, एनटीए के द्वारा फिर रद्द कर दिया गया। कल 12:38 में एनटीए का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया, उससे पहले कुछ और मोटिव था, अब अगला दिन के बाद कुछ और मोटिव। ये सिर्फ एक पेपर लीक नहीं, ये एक ऐसा मकर जाल है जिसका सिरा महाराष्ट्र के नासिक में है और धमक राजस्थान के सीकर तक। तारीख 2 मई रात के 11 बजे जब पूरा देश सो रहा था, सीकर के एक पीजी मालिक के मोबाइल पर व्हाट्सएप की घंटी बजती है और इस दौरान बेटा केरल से एक पीडीएफ भेजता है जिसे गेस्ट पेपर का नाम दिया गया। सुबह तक ये पेपर हाथों हाथ घूमने लगा, लेकिन खेल का असली खुलासा तब हुआ जब परीक्षा खत्म हुई। केमिस्ट्री टीचर ने पन्ने पलटे तो सन्न रह गए। 108 में से 45 सवाल हूबहू वही थे। बायोलॉजी के टीचर ने मिलान किया तो होश उड़ गए। 204 में से 90 सवाल मैच कर रहे थे। ये गेस्ट पेपर नहीं था, ये तो साक्षात भविष्य का कत्लनामा था। जब ये लोग पुलिस के पास गए तो जवाब मिला, परीक्षा खत्म हो गई, अब क्यों आए? सोचिए, रक्षक ये सवाल पूछ रहे थे। हार मानकर एनटीए को ईमेल किया गया, आईबी सक्रिय हुई और फिर एंट्री हुई राजस्थान एसओजी ने जब कड़ियों को जोड़ना शुरू किया तो परते दर परत सच बाहर आया। सीकर से कड़ियां जुड़ी जयपुर के जमवा रामगढ़ के 2 भाइयों से, जिन्होंने 15 लाख में ये सौदा खरीदा था। भाइयों ने उंगली उठाई हरियाणा के गैंग की तरफ, जहां से एक मेडिकल छात्र गिरफ्त में आया और जब संगठित गिरोह की जड़ें खोदी गईं
तो एसओजी के कदम थमे महाराष्ट्र के नासिक में। यहां मिला वो शख्स जिसके पास पेपर की हैंड रिटन कॉपी थी। पुणे तक फैले इस सिंडिकेट ने यह साबित कर दिया कि पेपर राजस्थान में नहीं, महाराष्ट्र की कोख में लीक हुआ था। आज सवाल यह है कि जब 45 घंटे पहले ही पेपर बिक चुका था तो फिर सिस्टम की नींद क्यों नहीं टूट पाई? क्या यह महज एक गैस पेपर था या करोड़ों की वो फसल जिसे बच्चों के सपनों की खाद देकर उगाया गया था? साख जिसे बनाने में दशकों लग जाते हैं, उसे मिटाने के लिए एनटीए की एक लापरवाही काफी है। कल तक जो छात्र किताबों में सर खपा रहे थे, आज वो सड़कों पर उतरने को मजबूर है। कुछ घंटे पहले एनएसयूआई का हल्ला बोल और अब एबीवीपी का उग्र प्रदर्शन। ये सिर्फ राजनीति नहीं, ये उस व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश है जिसने देश की सबसे बड़ी परीक्षा को मजाक बना दिया है। जब छात्र का भरोसा टूटता है तो सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि पूरा भविष्य डगमगाता है। आखिर एनटीए के सिस्टम लीक का जवाबदेह कौन है? क्या चंद गिरफ्तारियां इस साख को वापस लौटा पाएंगी? सवाल तीखे हैं जिनके जवाब मिलने जरूरी है। इस साल एनटीए के एग्जामिनेशंस में ऐसी खबरें आना, ऐसे पेपर लीक होना, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो नेक्सस पनप रहा है उस नेक्सस को कोई ध्वस्त नहीं कर पा रहा है। कोई बच्चे मध्य वर्ग से होंगे जिनके लिए जो एंट्री फीस रही होगी वो भी उन्होंने कर्ज लेके उठाए होंगे। कोई 700 हजार किलोमीटर दूर जाके उन्होंने एग्जाम्स दिए हैं, वो फिर से कैसे कर पाएगा? ये बहुत सारे सवाल उठाती है इनके मैनेजमेंट पे, एग्जीक्यूशन पे। हम सरकार से यही मांग करते हैं जो भी इनमें इन्वॉल्व है उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। 10 लाख रुपया दीजिए, 2 दिन पहले क्वेश्चन मिल जाएगा और आप मेडिकल कॉलेज में चले जाइए। तो उन विद्यार्थियों का क्या जो साल भर मेहनत कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों का क्या जो किसी गांव से आते हैं, किसी कमजोर वर्ग से आते हैं? तो हम सरकार से ये मांगे कि एनटीए के ऊपर कड़ी से कड़ी जांच बिठाई जाए और पूरा सबके सामने एक पूर्ण दृष्टिकोण से सारा मामला सामने आया जाए कि क्यों पेपर लीक हुआ, इसके पीछे की क्या वजह रही, कौन कौन इस चीज में शामिल है। 12 मई 2026 ये वो तारीख है जब शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई और सीबीआई ने मोर्चा संभाला। आरोप मामूली नहीं है, साजिश, धोखाधड़ी, विश्वासघात और वो भ्रष्टाचार जिसने देश के भविष्य को मंडी बना दिया। और इस बार ढाल बना है नया कानून, पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024। यानी अब सिर्फ पूछताछ नहीं होगी, हिसाब होगा। एक्शन की तपिश और देखिए, जयपुर से 3, गुरुग्राम से 1 और नासिक से 1, अब तक 5 किरदार सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। नासिक के शुभम को पुणे से गैस पेपर मिला। नासिक से शुभम ने यश को गैस पेपर दिया। यश गुरुग्राम का रहने वाला है। सीकर के रहने वाले मांगीलाल और दिनेश भाई। दिनेश ने पैसे लेकर यश से गैस पेपर लिया और सीकर में नगद पैसों में 10 स्टूडेंट्स को बेचा। विकास दिनेश का बेटा है और सीकर में नीट की पढ़ाई कर रहा है। उसके दोस्तों को भी गैस पेपर बेचा गया। ये वो लोग हैं जो शायद ये समझ बैठे थे कि सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर वो बच निकलेंगे, लेकिन सीबीआई ने सबका रोल डिस्क्लोज कर दिया है। राजस्थान के एसओजी के साथ तालमेल बिठाकर सीबीआई अब उस नेटवर्क की आखिरी कड़ी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जहां से ये खेल शुरू हुआ। सिर्फ गिरफ्तारियां नहीं हुई, मोबाइल फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक सबूतों का अंबार तक जब्त किया गया। सीबीआई की फॉरेंसिक टीम अब उन चैट और कॉल रिकॉर्ड्स को खंगाल रही है जो ये बताएंगे कि पेपर लीक हुआ या फिर बेचा गया। सवाल यह भी है कि क्या इसमें किसी बड़े कोचिंग सेंटर का हाथ है? क्या कोई बड़ा सफेद पोश इस काले धंधे का हिस्सा है? इंसाफ की रैली की आंखों पर पट्टी बंधी रही, लेकिन आज 23 लाख छात्रों की आंखों में आंसू और कलेजे में आग है। जिस नीट की परीक्षा को भविष्य की उम्मीद माना गया, उसे रसूखदारों के बाजारों में कौड़ियों के भाव नीलाम कर दिया गया। 10 लाख, 25 लाख और कहीं 30 लाख। ये सिर्फ पेपर की कीमत नहीं थी, ये उन बच्चों के खून पसीने की कीमत थी जिन्होंने रातें जागकर बिताई थी। जयपुर और हरियाणा के सिंडिकेट ने इसे गैस पेपर का नाम दिया। ये जाल हरियाणा से राजस्थान और फिर महाराष्ट्र के नासिक और लातूर तक जा पहुंचा। सीबीआई की गिरफ्त में आए दिनेश और मांगीलाल बिंबाल जैसे किरदार इस काले खेल के वो मोहरे हैं जिन्होंने मिलकर करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया। सीबीआई का कहना है कि जांच निष्पक्ष होगी, पेशेवर होगी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या हम हर साल सिर्फ जांच करेंगे या उस सिस्टम को भी बदलेंगे जो बार बार लीक होता है? बाजार सस्ता हो या महंगा, लेकिन बच्चों का भविष्य नीलाम नहीं होना चाहिए। ये जो
सेंटर बनाया है ये राकेश जो मावंडिया जिसका नाम बताया जा रहा है उसी के द्वारा जो है पिछले 1.5 साल से संचालित किया जा रहा था। बाहर के राज्यों के जो तमाम जो स्टूडेंट्स आते थे उन्हें जो है इसके द्वारा MBBS करवाई जाती थी। लेकिन जिस तरीके से नीट 2026 की परीक्षा का जो डमी जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर ऐसे कई सवाल थे जो नीट की परीक्षा के अंदर हूबहू वैसे पाए गए और उसी को आधार बांधते हुए जो है इस पूरे मामले को लेकर अब CBI जो है हर पहलू से जांच कर रही है। और चाहे सीकर की बात कीजिए या फिर आप देखिए झुंझुनू की बात कीजिए या फिर देहरादून की बात कीजिए या हरियाणा की बात करें तो हर जगह पर जो है यहाँ पर CBI की टीम है वो छापेमारी करती हुई दिखाई दे रही है कि जिस तरीके से जो है पिछले जो कई ऐसे मामले आए थे पेपर लीक के जिसके अंदर कोचिंग माफियाओं का जो नाम है सबसे पहले आता था, अब उनको लेकर भी जो है CBI जो है जांच करते हुए दिखाई दे रही है। जो लोगों को बचाया जाता है और एक आम आदमी को परेशान किया जाता है। जो बड़े मुद्दे हैं जो बड़े खेल है उनको तो बचाया जाता है और छोटे बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। जो लोगों को बचाया जाता है और एक आम आदमी को परेशान किया जाता है। जो बड़े मुद्दे हैं जो बड़े खेल है उनको तो बचाया जाता है और छोटे बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। जांच की आंच अब उन गलियों तक पहुंच चुकी है जहां शिक्षा नहीं सौदा होता है। CBI की टीम अब उस मकर जाल को खंगाल रही है जिसका सिरा किसी रसूखदार दलाल की तिजोरी से शुरू होकर किसी नामी कोचिंग सेंटर के एयर कंडीशन्ड कमरों तक जाता है। सवाल यह है कि क्या सिर्फ ये एक पेपर लीक है या फिर उस फलते फूलते कोचिंग सिंडिकेट का काला चेहरा है जिसने देश में शिक्षा को एक $multi-million इंडस्ट्री बना दिया है। कोचिंग इंडस्ट्री है, कितनी बड़ी है ये भी जानिए और क्यों ये धंधा कुबेरों का खजाना बन चुका है। अब कचहरी में कोचिंग सेंटर्स की कमाई की बैलेंस शीट पेश करते हैं। CCPA की 2023 की रिपोर्ट बताती है भारत में कोचिंग सेंटर्स का मार्केट रेवेन्यू 58,088 करोड़ रुपए का है। अभिभावकों की कमाई बढ़े या ना बढ़े, इस इंडस्ट्री की कमाई हर साल 15 से 20% की रफ्तार से बढ़ रही है। अगर इतनी रफ्तार के साथ ये बिजनेस फलता फूलता रहा तो 2028 तक 1,34,000 करोड़ रुपए और 2034 तक 1,66,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ये इंडस्ट्री हो जाएगी। 58,088 करोड़ रुपए। सुनने में ये नंबर लग सकता है आपको, लेकिन ये वो रकम है जो हर साल भारतीय माता पिता अपनी गाढ़ी कमाई से निकालकर इन कोचिंग सेंटर्स की तिजोरियों में भर देते हैं, जहां गारंटी के नाम पर उम्मीदें बेची जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि कोचिंग इंडस्ट्री का ये सालाना टर्नओवर देश के लिए क्या कर सकता है? 58,000 करोड़ रुपए में देश के हर बड़े राज्य में 35 नए एम्स खड़े हो सकते थे। सोचिए कितनी जानों को नया जीवन मिलेगा। भारत सरकार का स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का बजट 2025-26 में 73,498 करोड़ है। जान जी, जितना पैसा पूरी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी अपने बच्चों की बेसिक पढ़ाई पर खर्च करती है, उसका लगभग 80% हिस्सा हम सिर्फ कोचिंग की एक्स्ट्रा क्लास में स्वाहा कर देते हैं। चंद्रयान 3 मिशन की लागत 615 करोड़ थी। इस कोचिंग माफिया और इंडस्ट्री के रेवेन्यू से हम 90 से ज्यादा चंद्रयान चांद पर भेज सकते हैं। तालीम लेना और देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन तालीम के नाम पर तिजोरियां भरना, शिक्षा को पेपर लीक वाला धंधा बना लेना, ये कहां का इंसाफ है? सर, सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या है जो नीट की ये परीक्षा रद्द हुई है उसको? सबसे पहला तो ये है कि हर बार ये जो लीक होता है बच्चों ने फिर दोबारा पकड़ा है। जिनकी जिम्मेदारी थी, जो एजेंसीज की जिम्मेदारी थी, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि आप सतर्कता कमेटी बनाइए, उन्होंने भी नहीं बनाया। तो मतलब समझिए कि एक तो ये एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं और उसके बाद इनके लीक होने की जिम्मेदारी बच्चे उन्हें दे रहे हैं। और इसके बाद भी वो इतने ढीठ है कि पहले कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मामले को दबा दे। जब देखा कि सोशल मीडिया और हर जगह चीज़ें फैल गई, अब लोग सड़क में न उतर जाएं बच्चे, तब आनन फानन में कैंसिल किया। इनके बस का ही नहीं है। सबसे पहली जांच NTA पे होनी चाहिए। और नीट तो रद्द हुआ, NTA जब तक नहीं रद्द होगा नीट बार बार रद्द ये कैंसिल होते रहेगा। इनके बस का बात नहीं है। हमने टेम्पू उठा के दे दिया एयरपोर्ट पे कि टेक ऑफ कर जाए, नहीं उड़ पाएगा वो। NTA को इसीलिए बनाया गया था, तो आखिर इसमें कहाँ पर आप दिक्कत देख रहे हैं?
एनटीए देखिए आप कितनी भी नियत से बना के रख दीजिए, उसके अंदर लोग जब काबिल होंगे, जिसको ये दर्द समझ में आएगा कि क्या होता है। आप सोच सकते हैं जिन अभी जो बच्चों ने, लाखों बच्चों ने, 20 लाख से ज़्यादा बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है यहाँ पे, उसमें कम से कम 5 लाख ऐसे बच्चे होंगे ना जो जब एग्ज़ाम देने गए होंगे ना तो रेलवे स्टेशन के बाहर होटल नहीं लेने का पैसा होगा, बाहर कोई प्लास्टिक बिछा के प्लेटफॉर्म पे सोए होंगे। उसको ये कह रहा है एनटीए कि हम दोबारा पैसा नहीं देंगे। सोच रहे तुम मांग के देखो दोबारा पैसा, तुम्हारा क्या इलाज होगा। यहाँ कह रहा है कि हम दोबारा पैसा नहीं दे, गंद तुम मचाए हो तो साफ हम लोग करेंगे। कहते हैं जब वक्त किसी का इम्तिहान लेता है तो उसे पैरों तले की जमीन तक नहीं देता, लेकिन जब वही शख्स गिरकर खड़ा होता है तो पूरा भूगोल बदल देता है। अब कचहरी में उस नायक की कहानी जिसने पर्दे पर तो 100 जंग जीती होंगी, लेकिन जमीन की पहली लड़ाई में ही अपनों को खोया, अपनों से हारा और फिर ऐसा पलटा कि विरोधियों के पास वॉकआउट के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा। बात विजय थलापति की, उनकी एक ऐसी जीत की जिसने हार के मलबे से निकलकर तमिलनाडु की विधानसभा में प्रचंड बहुमत का परचम लहरा दिया। लेकिन यहां तक पहुंचना आसान नहीं था। पीछे मुड़कर देखिए, करूर का वो मंजर। विजय चुनाव प्रचार कर रहे थे, सैलाब उमड़ा था, लेकिन उस भीड़ ने भगदड़ की शक्ल ले ली। 3 दर्जन से ज्यादा मासूम जानें चली गईं। विरोधियों ने कहा यह अभिनय नहीं है विजय, ये राजनीति है। किसी ने कहा करियर फुल स्टॉप, खत्म। किसी ने कहा एक्टिंग भी जाएगी और सियासत में तो आने से पहले ही एग्जिट गेट खुल गया। करूर का वो हादसा विजय के कैंपेन का सबसे बड़ा सेटबैक था, लेकिन हार मानने वाला थलापति नहीं होता। चुनाव हुए, नतीजे आए, जादुई आंकड़ा दूर था। बार बार राज्यपाल के पास गए, लेकिन बहुमत की चाबी नहीं मिल रही थी। लोग कयास लगा रहे थे कि क्या विजय का पॉलिटिकल करियर एक शॉर्ट फिल्म बनकर रह जाएगा। मगर कहते हैं ना, जिसका वक्त आ गया हो उसे कायनात की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तमिलनाडु विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का वो दिन इतिहास में दर्ज हो गया। जहां कयास सामान्य बहुमत के लग रहे थे, वहां विजय ने प्रचंड बहुमत की पटकथा लिख दी। पक्ष में गिरे 144 वोट, डीएमके ने वॉकआउट कर दिया। क्यों? क्योंकि डर सदन में हार का नहीं था, डर तो जनता की उस अदालत का था जहां सबको पता था कि अगर दोबारा चुनाव हुए तो विजय की ये लहर सुनामी बन जाएगी। जो लोग कल तक उन्हें राइट ऑफ कर रहे थे, आज वो उनकी रणनीति के कायल है। ये जीत सिर्फ आंकड़ों की नहीं, ये जीत है उस भरोसे की जो एक कलाकार ने जनता के दिल में जगाया है। विजय ने सदन में खड़े होकर एक ऐसी बात कह दी जो आने वाले दशकों तक गूंजेगी। उन्होंने साफ कर दिया, ये हॉर्स ट्रेडिंग यानी खरीद फरोख्त की सरकार नहीं, बल्कि हॉर्स पावर वाली सरकार। குதிரை பேரத்தில் எமது அரசு ஈடுபடுகிறது என்ற கருத்தை தெரிவித்த மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களுக்கு நான் ஒன்றை மட்டும் சொல்லிக் கொள்கிறேன். இந்த அரசு குதிரை வேகத்தில் செயல்படுகிற அரசே தவிர குதிரை பேரத்தில் ஈடுபடுகிற அரசு இல்லை என்பதை ஆணித்தரமாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ये उस शख्स की आवाज थी जिसने नाकामी को करीब से देखा, जिसने करूर की चीखों को सुना और जिसने तय किया कि अब उसकी राजनीति संवेदनाओं से चलेगी, सौदों से नहीं। एक लार्जर देन लाइफ फिल्म की तरह क्लाइमैक्स वैसा ही हुआ जैसा तमिलनाडु की जनता चाहती थी। और विजय के सफर से क्या सबक मिलता है? सबक ये कि हार तब तक अंतिम नहीं जब तक आप खुद हार ना मान लें। हार जीत की बाजी तो ईरान और अमेरिका के बीच भी जारी है। सीज फायर के पेच, परमाणु प्रोग्राम की जिद और हॉर्मुज की संकरी गली, जहां दुनिया का 20% तेल और सुपर पावर्स की साख दोनों ही फंसी हुई। महायुद्ध की आहट के बीच आज एयरफोर्स 1 जब बीजिंग की जमीन पर उतरा तो पूरी दुनिया की धड़कनें रुक गईं। सवाल ये कि क्या अमेरिका फर्स्ट का नारा देने वाले डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग में शी जिनपिंग के गले मिलेंगे, या फिर ये ग्रैंड डील की वो बिसात है जिसकी चाबी सिर्फ चीन के पास है। ट्रंप कहते हैं कि उन्हें किसी की मदद नहीं चाहिए, लेकिन हकीकत ये है कि हॉर्मुज पर ईरान की पकड़ ढीली करने का रास्ता बीजिंग के ऑयल कॉन्ट्रैक्ट से होकर गुजरता है। क्या ट्रंप ताइवान पर चुप रहकर ईरान पर चीन का सपोर्ट मांगेंगे, या फिर ये बीजिंग विजिट सिर्फ एक शक्ति प्रदर्शन है? महायुद्ध 2.0 के मुहाने पर खड़ी दुनिया और उस बीच प्रेसिडेंट ट्रंप का चीन दौरा, ये सिर्फ एक कूटनीतिक ट्रिप नहीं है, ये उस चाबी की तलाश है जो बंद पड़े
ग्लोबल ऑयल सप्लाई के ताले को खोल सके। ट्रंप के एयरफोर्स वन से उतरते समय करीब 300 बच्चे नीले और सफेद रंग की यूनिफॉर्म में बीजिंग एयरपोर्ट पर मौजूद थे। ये अमेरिका और चीन के झंडे लहरा रहे थे। ट्रंप के साथ उनके बेटे एरिक ट्रंप और बहू लारा ट्रंप भी मौजूद थे। लेकिन सवाल ट्रिप से बड़ा, क्या बीजिंग के साथ ट्रंप की टेबल पर कोई ऐसी डील होगी जो खाड़ी के उबाल को शांत कर सके, या फिर ये दौरा सिर्फ एक नई बिसात बिछाने की तैयारी है? ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि वो ईरान के मुद्दे पर चीन की मदद नहीं लेंगे। We're going to have a long talk about it. I think he's been relatively good, to be honest with you. You look at the blockade, no problems. They get a lot of their oil from that area. We've had no problem, and he's been a friend of mine. He's been somebody that we get along with, and I think you're going to see that good things are going to happen. This is going to be a very exciting trip. A lot of good things are going to happen. Mr. President, do you think he needs to intervene at all with the Iranians? I don't do you think he can help in any way? No, I don't think we need any help with Iran. We'll win it one way or the other. We'll win it peacefully or otherwise. ट्रंप भले ही ये कह रहे हो कि उनका एजेंडा सेट है, बात दूसरे मुद्दों पर होगी, लेकिन सच तो ये भी है कि इस जंग में अमेरिका का काफी नुकसान हुआ। सोचिए, ईरान युद्ध की कीमत अब $29 बिलियन यानी करीब 28 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। पेंटागन के मुताबिक ये आंकड़े हर गुजरते हफ्ते के साथ $4 बिलियन बढ़ रहे हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस 28 लाख करोड़ में वो नुकसान शामिल नहीं है जो ईरान के हमलों ने अमेरिकी मिलिट्री बेसों को पहुंचाया है। लेकिन अमेरिका कहता है कि ईरान को भयानक नुकसान पहुंचाया है और आगे भी यही टेम्पलेट रिपीट हो सकती है। So we have a range of options, as the chairman and I have discussed extensively, mostly privately, but some in public, to ensure that transit were to continue, should the president or others want us to go in that direction. But ultimately, we control the strait because nothing's going in that we don't allow to go in. And trust me, when we look at what Iran's thinking about that, they know they can't break it, and it's very concerning for them. The destruction of Iran's defense industrial base has been clear and overwhelming. बात पाकिस्तान की रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर खड़ी ईरानी विमानों की तस्वीरें पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश कर रही हैं, जिसे आसिम मुनीर और शहबाज सरकार दुनिया से छिपाते रहे। अब सवाल यह है कि क्या इसे पनाह कहेंगे या महायुद्ध में पाकिस्तान की सीधी साझेदारी। पाकिस्तान दुनिया के सामने चीख चीख कर कह रहा था कि उसने ईरान के विमानों को अपने यहाँ पनाह नहीं दी, लेकिन एनडीटीवी के ताजा खुलासे और हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों ने रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस का वो सच उजागर कर दिया जिसे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज सरकार दुनिया से छिपा रहे थे। तस्वीरों में साफ दिखता है कि ईरान की वायुसेना का C-130 हरक्यूलिस विमान पाकिस्तान के उसी संवेदनशील बेस पर खड़ा है जिसे दिल कहा जाता है। ये वही बेस है जो इस्लामाबाद से महज 10 किलोमीटर दूर है। आसिम मुनीर के लिए ये किसी बैकस्टैबिंग यानी पीठ में छुरा घोंपने जैसा है, क्योंकि एक तरफ वो अमेरिका और ईरान के बीच शांति के मसीहा बनते हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिकी बमबारी से बचाने के लिए ईरानी मिसाइल और टोही विमानों को अपने हैंगर में छिपाते हैं। यही वजह है कि वॉशिंगटन की गलियों में पाकिस्तान की विश्वसनीयता अब जीरो की तरफ बढ़ रही है। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने तो यहाँ तक कह दिया था कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते रिव्यू करने का वक्त आ चुका है। I don't trust Pakistan as far as I can throw them. If they actually do have Iranian aircraft parked in Pakistan bases to protect Iranian military assets, that tells me we should be looking maybe for somebody else to mediate. No wonder this damn thing is going nowhere. हालांकि जब बात बढ़ी तो ट्रंप सामने आए, एक बार फिर ये कहने लगे कि उन्हें जनरल पर भरोसा है, यानी बिल्कुल उसी तरह डिफेंड किया जैसे ईरान के खाड़ी मुल्कों पर हमले को छोटी मोटी बात बताया था। Are you reconsidering the Pakistanis as mediators? No, they're great. What? I think they're great. I think the Pakistanis have been great. The Field Marshal and the Prime Minister of Pakistan have been absolutely great. अब जो लोग चापलूसी के लिए अपने मुल्क को गिरवी रख दें, डोनाल्ड ट्रंप को सैल्यूट करें, वो कहें उठे तो उठे, बैठे तो बैठे, तो फिर ऐसे चापलूसियों के लिए ट्रंप शानदार जनरल जैसे शब्दों का इस्तेमाल न करें तो और क्या करें। कुछ दिन पहले मुनीर और शहबाज यही तो कर रहे थे। वैसे पाकिस्तान के भीतर भी चर्चा गर्म है। वहाँ के स्ट्रेटेजिस्ट डरे हुए हैं कि अगर अमेरिका ने इस सैटेलाइट सबूत को आधार बनाकर प्रतिबंध लगाए तो कंगाली के कगार पर खड़ा मुल्क कहाँ जाएगा। क्या आसिम मुनीर ने ईरान की मदद करके ट्रंप की दोस्ती को खतरे में डाल दिया है, या फिर ये पाकिस्तान की वही पुरानी आदत है दोनों तरफ से मलाई खाने की। इसी के साथ कचहरी में इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी, आप देखते रहिए।